वेलकम टू थर्ड लेक्चर और बायबैक ऑफ शेयर। ये लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थियोरी सीखा था, सेकेंड लेक्चर में स्टेप्स सीखे थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी अवेलेबल है। तो स्टेप्स के हिसाब से जर्नल एंट्री पास हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में पहले जर्नल एंट्री लिखी हुई है, मेकिंग द शेयर फुल्ली पेड। शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है वो हमको कैसे पता चलेगा? कोई नहीं, मैं आइडिया दे देती हूँ। देखो, हम लोगों को क्वेश्चन में आता है बैलेंस शीट और नीचे एडजस्टमेंट्स लिखे होते हैं। बैलेंस शीट कैसे होते हैं? लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इक्विटी शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। इसकी मीनिंग क्या है? हमको अमाउंट में कितना लिखा होना चाहिए? इनको मल्टीप्लाई करके 10 लाख लिखा होना चाहिए। अगर 10 लाख लिखा हुआ है तो स्टेप नंबर फर्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा जंप करेंगे स्टेप नंबर सेकंड पे। बट यहाँ पे अगर 7,50,000 लिखा हुआ है, दैट मीन्स शेयर का 75 रुपीज रिसीव हुआ है। मतलब 75 रिसीव हो गया तो 25 क्या है? अनपेड है। तो बायबैक से पहले उनको क्या करना चाहिए? फुल्ली पेड करना है। तो स्टेप नंबर 1 में यही है, मेकिंग द शेयर फुल्ली पेड। लिखा हुआ है फाइनल कॉल रिकॉर्ड करो। फाइनल कॉल रिकॉर्ड कैसे करते हैं? फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब फाइनल कॉल की वजह से हम लोगों को पैसे मिलने वाले हैं। किसका फाइनल कॉल? इक्विटी शेयर कैपिटल का फाइनल कॉल। ये हम लोगों ने समझ लिया, बट अमाउंट कैसे लिखना है? 75 पहले रिसीव हुआ था तो अभी रिकॉर्ड में कितना लिखेंगे? 25 रिसीव होने वाला है। कितने शेयर्स के पीछे? 10,000 शेयर्स के पीछे। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई विद 25, आंसर आ जाएगा 2,50,000। ये हमारा रिकॉर्ड था। रिसीव कैसे करना है? रिसीव में हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फाइनल कॉल रिसीव। 8,000 शेयर्स का रिसीव हुआ है। जरूरी नहीं है जितने शेयर होल्डर को कॉल करो उतने शेयर होल्डर टाइम टू टाइम पैसे दे के जाए। थोड़े बहुत शेयर होल्डर पेंडिंग रखते हैं, मतलब लेट पे करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 8,000 शेयर होल्डर का टाइम टू टाइम मिल गया है। तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बैंक में पैसे आ गए 8,000 शेयर्स के 25 रुपीज, पर किसकी वजह से आए हैं? फाइनल कॉल की वजह से आए हैं। तो इसमें क्या है? 8,000 मल्टीप्लाई विद 25, तो 2 लाख रुपीज आ गए। हम लोगों ने 2,50,000 का कॉल किया था, 2 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं। कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं, उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हमारा कॉल अभी तक नहीं मिला है, प्लीज पे कर दो। तो कॉल्स इन अरियर्स, ये क्या है? लेट रिसीव होने वाला कॉल। इसमें अगर मैं आपको बोलूं 10,000 रिकॉर्ड किया है, उनमें से 8,000 के मिल गए हैं, 1,600 लेट मिल रहे हैं। तो लेट मिलने को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स रिसीव हुआ है 1,600 शेयर्स का, तो 1,600 शेयर के लिए क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो 1,600 मल्टीप्लाई विद 25, जिसका आंसर आएगा 40,000। अभी यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की जाए तो 10,000 शेयर से 8,000 का रिसीव हुआ, 1,600 का लेट रिसीव हुआ, बट 400 के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या उनका रिसीव हुआ? क्या नहीं हुआ है अभी तक। अगर लेट रिसीव भी नहीं हुआ है तो कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर देती है। इस कैंसिल वर्ड को यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में फॉरफीचर बोला गया है। तो हम लोगों को क्या करना है? 400 शेयर फॉरफीचर करने हैं। तो फॉरफीचर शेयर्स देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी देखो यहाँ पे जब मैं बोलती हूं मुझे 10,000 का रिसीव होगा, उनमें से मुझे कितना रिसीव हुआ? 8,000 रिसीव हुआ। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट 10,000 हुए थे, क्रेडिट 8,000 शेयर्स हुए थे। अभी तक 2,000 शेयर्स बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स बाकी है? 2,000 शेयर्स।
2000 शेयर्स का कितना अमाउंट बाकी है, 25 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। तो 2000 मल्टीप्लाई विथ 25, आंसर आ जाएगा 50,000। 50,000 मैं बोलती हूँ फॉर फीचर कर दो। फिर क्या पता चल रहा है, कुछ लोगों ने लेट पे किया था, तो लेट पे किया था तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी टू कॉल्स इन एरियर्स को। कितना लेट मिला था, 1600 शेयर्स का, मल्टीप्लाई विथ 20, 40,000 तो मिल गए ना। तो एक्चुअली में कैंसिलेशन किसकी होगी, जिसने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू शेयर फॉर फीचर। 400 शेयर्स के अभी तक नहीं मिले तो उनके शेयर्स कैंसिल कर देंगे। 400 मल्टीप्लाई विथ 25, इसका आंसर आ जाएगा 10,000। अगर शेयर में उनके कैंसिल करती हूं तो वो कैंसिलेशन का अमाउंट मुझे कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है। तो इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट में 5th एंट्री है हमारी, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉर फीचर किए हुए पैसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर फॉर फीचर। इसको क्या किया है मैंने, क्रेडिट किया है। यहां पे आके इसको ही डेबिट कर दूं और यही अमाउंट से डेबिट करना है हमको, 400 मल्टीप्लाई विथ 25, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये ट्रांसफर किया। इस ट्रांसफर करने के बाद हम लोगों को स्टेप नंबर 2 देखना है। तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में क्या देखा था, मेकिंग द शेयर फुल्ली पेड। उसमें पहले था फाइनल कॉल रिकॉर्ड, सेकंड था फाइनल कॉल रिसीव, फिर था कॉल्स इन एरियर्स, फिर था फॉर फीचर ऑफ शेयर, नेक्स्ट था फॉर फीचर शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये है हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है अरेंज फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। मतलब जिनको पैसे देने हैं ना बायबैक के लिए, पहले अरेंज तो कर ले। तो अरेंज फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर। अगर पैसे नहीं है तो 2 एरिया से अरेंज करती है कंपनी। एक तो सेल्स ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, दूसरा फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी और एनी डिबेंचर्स। अभी पहले देख लेते हैं सेल्स ऑफ असेट्स। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब यहाँ प्रॉफिट होगा सेल करने से, यहाँ लॉस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फिर से मैं आइडिया देती हूँ कि कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखती हूँ। सपोज हम लोगों को कंपनी ने इन्फॉर्म किया है इन्वेस्टमेंट सेल करना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं लिखती हूँ 70,000 रुपीज, और एडजस्टमेंट्स जो आती है हमको, वो उसमें लिखा हुआ है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 90,000। क्या हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 है? नहीं है। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 70,000। अगर हम लोग 70,000 की चीज 90,000 में सेल करते हैं तो बताओ क्या होता है? बट ऑब्वियस प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर सेल्स ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो तो ये जर्नल एंट्री पास होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए। इन्वेस्टमेंट चली गई तो इन्वेस्टमेंट को या असेट्स को क्रेडिट कर दो। फिर लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अभी यहाँ पे है लॉस की एंट्री, दोनों में से एक ही होगा। तो प्रॉफिट हो गया, मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट कैसे होगा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 है, बट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 है। बट इसमें ट्विस्ट करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 है, यहां पे लिखा हुआ है कंपनी ने इसको 60,000 में सेल किया है। कंपनी ने इसको 60,000 में सेल किया है। अगर 60,000 में सेल किया है, ये तो नुकसान हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो 10,000 का नुकसान हो रहा है, उसके लिए जर्नल एंट्री देखो। लॉस के लिए जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है। तो बैंक में पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आएंगे? सेल्स वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे बैंक में सेल्स वैल्यू लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया। फिर लिखा हुआ है टू इन्वेस्टमेंट और असेट्स अकाउंट, जो हम लोगों ने सेल किया है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट फिर लिखा हुआ है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स। फ्रेश इश्यू कर दो। फ्रेश इश्यू
तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर कंपनी 100 का शेयर 100 में इश्यू कर रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एट पार। फिर लिखा हुआ है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब 100 रुपीज शेयर्स की वैल्यू है, कंपनी ने 105 में सेल किया है, तो 5 रुपए का तो फायदा हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एट डिस्काउंट, जिसमें क्या लिखा हुआ है, 100 रुपया शेयर की वैल्यू है और 90 रुपीज में कंपनी ने सेल किया है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज इसके नीचे है। एट पार पे जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स की वजह से पैसे आए तो टू डिबेंचर्स लिख देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से आ गए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर है एट अ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और हो सकता है प्रेफरेंस किया है तो इनको क्रेडिट करके हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे बैंक में 105 आएगा, ठीक है, बट उस शेयर्स की वैल्यू तो 100 रुपीज है, जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट में क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे कितने, जितने इश्यू वैल्यू है 90 रुपीज आ जाएंगे, बट शेयर्स और डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी। तो ये 10 रुपीज जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, कैपिटल रिजर्व को लिख देंगे। तो कैपिटल रिजर्व, इसकी फिर जर्नल एंट्री कैसे आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। इन तीनों सिचुएशन में कोई भी एक ही जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी है हमारा स्टेप नंबर 3, जो है रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। रिकॉर्ड करना है, प्रॉमिस करना है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को कि आओ और अपने पैसे लेके जाओ। तो रिकॉर्ड उन लोगों ने 3 मेथड बताए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एट पार पे 100 फेस वैल्यू थी, कंपनी बायबैक भी 100 रुपीज में कर रही है, तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया है, बिकॉज हम लोग बायबैक कर रहे हैं। फिर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, वो हमारे क्रेडिटर्स है कि आने वाले दिन में उनको पैसे दे देंगे। फिर लिखा हुआ एट प्रीमियम, 100 रुपीज वैल्यू है, बायबैक करना है हम लोगों को 110 में। इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल, बायबैक कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू है ₹100। फिर लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, 110 में बायबैक कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 10 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया है, डेबिट किया है। यहाँ पे एक लॉजिक है, देखो, जब इश्यू करते हैं प्रीमियम पे, तो वो टाइम पे हमारा क्या हो जाता है, वो बेनिफिट हो जाता है। तो इश्यू किया प्रीमियम पे, उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बोलती हूं बायबैक किया है प्रीमियम पे, अगर मैं बोलती हूं बायबैक किया है प्रीमियम पे, तो मतलब रीपेमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट करना है हम लोगों को। तो अगर रीपेमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट किया तो वो क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो जब हम लोग इश्यू करें प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है, जब बायबैक करें प्रीमियम पे तो वो लॉस होता है, इसके लिए उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैंने डेबिट किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके पहले वाली एंट्री में ही मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट इसीलिए किया है बिकॉज हमारे क्या है, वो क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट एंट्री है एट डिस्काउंट की, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, बायबैक कर रही है कंपनी 90 रुपीज में। जनरली कंपनी प्रीमियम पे ही बायबैक करती है बिकॉज कंपनी अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन करना प्रेफर करती है। इसमें लिखा हुआ है एट डिस्काउंट, तो मैं सिखा देती हूँ। एट डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है।
यहाँ पे इसका एक्चुअल जर्नल एंट्री ऐसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि फायदा हो रहा है ना, फिर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 रुपए देने देना उनको, 100 रुपीज लिख दो। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने का प्रॉमिस किया है, 90 रुपीज का, तो 10 रुपीज फायदा हो रहा है। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 100 आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एट डिस्काउंट पे। स्टेप नंबर 1 था मेकिंग शेयर फुली पेड, सेकेंड था अरेंजमेंट ऑफ शेयर, थर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में से तीनों सिचुएशन में कोई भी एक जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। अभी फोर्थ क्या है, अलग अलग अकाउंट से हम लोगों को अरेंज करने होते हैं पैसे और एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। वो एक सेपरेट अकाउंट टेम्पररी अकाउंट रहता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और उसमें से जर्नल रिजर्व से पैसे लिए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से लिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से लिए जाते हैं। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक हमारी फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं CRR इक्वल्स टू थर्ड स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। ये थर्ड स्टेप माइनस सेकंड स्टेप, देखो थर्ड स्टेप में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बताती हूँ कि थर्ड स्टेप में से कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लेना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर आपका क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, क्या डिबेंचर्स का नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, बिकॉज डिबेंचर्स क्या है, लोन है। हम लोग क्या करते हैं, ओन फंड को रीपे करने के लिए या बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स ही इश्यू करते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल को माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से, तो मतलब थर्ड स्टेप का इक्विटी शेयर कैपिटल जितना रहेगा वो सेकंड स्टेप के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर से माइनस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगर डिबेंचर्स इश्यू किए, नहीं माइनस करना कुछ भी, अगर डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस किए तो डिबेंचर्स को इग्नोर कर दो, सिर्फ किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ही माइनस करना है। ये फोर्थ स्टेप था, ठीक है। ये है हमारा स्टेप नंबर 5 जिसमें लिखा गया है अरेंज फॉर बायबैक ऑफ शेयर। प्रीमियम अरेंज करना है बायबैक ऑफ शेयर, तो जब अगर रिकॉर्ड प्रीमियम पे हो, यहां पे मैं आपको नोट लिख के देती हूं, अगर रिकॉर्ड प्रीमियम पे किया है तो ही ये जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है, तो ही अरेंजमेंट होगा, अदरवाइज अरेंजमेंट नहीं होगा। तो अरेंज करने के लिए जर्नल एंट्री क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर इन तीनों में से कोई अकाउंट एक डेबिट होता है फिर प्रीमियम अरेंज हो जाता है। तो प्रीमियम के लिए क्या लिखा हुआ है, टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम अरेंज हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्चुअल पेमेंट। जब मैं शेयर होल्डर से प्रॉमिस करती हूँ, CRR के थ्रू पैसे अरेंज करती हूँ, प्रीमियम के थ्रू, फिफ्थ स्टेप हम लोगों ने देखा प्रीमियम भी अरेंज किया है, तो सिक्स्थ स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, सिक्स्थ स्टेप में उनको एक्चुअल पेमेंट कर देनी है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो हमारा स्टेप नंबर 3 में था, स्टेप नंबर 3 में बार बार इक्विटी शेयर होल्डर लिखा हुआ था, तीनों में से कोई एक एंट्री होगी। इक्विटी शेयर होल्डर को जितने से क्रेडिट किया है, स्टेप नंबर 3 में इक्विटी शेयर होल्डर को जितने से क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट, यहां पे मैं लिख देती हूं, थर्ड स्टेप को क्रेडिट किया है जितने अमाउंट से, वो अमाउंट यहां पे मेंशन करना है और टू बैंक लिखना है। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट, जितने शेयर होल्डर को हम लोगों ने दिया है, एक साथ कंपनी हर इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक नहीं कर सकती है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट बायबैक करती है, तो रिमेनिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 है जिसका लिखा हुआ है इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू रिमेनिंग शेयर होल्डर। तो कंपनी पहले डिक्लेयर कर देगी फिर उनको इश्यू कर देगी। तो डिक्लेरेशन की एंट्री कैसे है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से आया? जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 4 में क्रिएट किया था, वो ही अमाउंट यूज करती है कंपनी बोनस देने के लिए। ठीक है, अगर वो बोनस के लिए यूज करती है तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बोनस शेयर के लिए ज्यादा पैसे देने हैं, सीआरआर में उतना बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके लिए नोट लिखा हुआ है, देखो, इफ बैलेंस इन सीआरआर आर नॉट सफिशिएंट फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर देन कंपनी कैन यूज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो उनकी जर्नल एंट्री फिर कैसे हो जाएगी? सीआरआर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना हम लोगों को अमाउंट चाहिए उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डिक्लेयर था। अभी ये है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। कौन से शेयर इश्यू करने हैं अभी हम लोगों को? बोनस शेयर। तो यहाँ पे लिख दूंगी बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये क्रेडिट किया है, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स के जर्नल एंट्रीज खत्म हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड सीखेंगे। मेथड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मेथड्स के सम्स आते हैं। उस मेथड्स के बाद हम लोग एक्चुअल में सम सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। हेल्प करो दोस्तों की और शेयर करो दोस्तों को। थैंक यू एंड टेक केयर।